तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। और हाइड्रोकार्बन का आज हमारी लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि मैंने बताया था, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन वाला एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और जो दूसरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ये क्लास 11th में आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अलावा क्लास 12th में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एरोमेटिक एक फिनोमिना होता है, एरोमेटिसिटी, अभी जस्ट हम बात करेंगे आज उसकी। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एरोमेटिसिटी होती है उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर मैं कुछ बेसिक बातों की जिक्र करूं, तो पहली बात तो इनको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज एरीन्स। क्या बोलते हैं इसको हम? एरीन्स बोलते हैं। अब यहाँ जो आपको एक शब्द दिख रहा है ना, एरोमेटिक, एरोमेटिक वर्ड जो है ये डराइव किया गया है बच्चे एक शब्द से जिसका नाम है एरोमा। क्या नाम है? एरोमा। और एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग, यानी इनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट होती है। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे, तो जैसे आपका बेंजीन हो गया। क्या हो गया? बेंजीन हो गया। ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे, ये क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा ये भी क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये सब एग्जांपल हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। अब देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो दो तरीके के होंगे। पहला होता है बेंजीनॉइड। क्या होता है? बेंजीनॉइड। और दूसरा होता है नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब इसकी शक्ल कैसी हो, बेंजीन की तरह हो, तो बेंजीनॉइड बोल देंगे। और अगर शक्ल बेंजीन की तरह ना मैच करे तो उसे क्या बोल देते हैं? नॉन बेंजीनॉइड बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये हमने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ रखा है इसको, अगर आप लोगों को याद हो तो जो चैप्टर था पहला वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कौन होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आगे चलता हूं, तो अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। लिख लिया था ना पीछे। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करूं बच्चे, तो आपको पता है बेंजीन में कुछ इस तरीके से अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और आपको पता है कि ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग भी हो सकती है, जैसे यहाँ, यहाँ और यहाँ भी हो सकता है। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, सही बात है ना। रेजोनेंस, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद करो, रेजोनेंस में पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको मैं सही कर रहा हूं, अभी बीच में गोला बनाऊंगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड आपको पता है एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है ना। कैसी स्ट्रक्चर होती है? एक्चुअल स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके, ठीक है ना। अगर आप बात करोगे बेंजीन के अंदर, तो ऑल कार्बन्स, ऑल कार्बन
कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सही बात है ना। तो ये सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp2। ये सब लोग डबल बॉन्ड बना रहे हैं और सब डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। सही बात है ना। दूसरी बात, अगर आप बात करोगे तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर ज्योमेट्री होगी। कैसी होगी, प्लेनर, यानी सारे कार्बन कैसे होंगे, प्लेनर होंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कौन सी बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 139 पिकोमीटर होती है, 139 पिकोमीटर। अच्छा, अगर हम बात करें 134 सिंगल बॉन्ड की होती है, 134 डबल बॉन्ड की होती है और 154 सिंगल बॉन्ड की होती है, लेकिन इसकी कितनी है, 139 है। मतलब ना तो 134 है और ना तो 154 है, बीच में है। तो आपको ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है बेंजीन के अंदर रेजोनेंस की वजह से। डबल बॉन्ड पूरा नहीं होता है, पूरी बेंजीन में डबल बॉन्ड घूम रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, और इससे क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और इसी वजह से बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर की होती है। ठीक है ना। फिर अगर आप आगे चलते हो तो आता है नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म। देखो नेमिंग के अंदर इसमें कई सारे अलग रूल्स हैं नेमिंग के, तो नेमिंग के हम उतने ज्यादा रूल्स की बात नहीं करेंगे, एक दो एग्जांपल लेकर के नाम लिखेंगे, बाकी नाम आगे आता रहेगा। ठीक है ना। जैसे मान लिया मैंने ये बेंजीन बनाया और यहां मैंने लगा दिया Br और यहां मैंने लगा दिया Cl। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो नंबरिंग कैसे करूंगा, इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर दूंगा, इसको 3 नंबर। तो कैसे आ रहा है, 1 नंबर पे आएगा ब्रोमो, सही बात है ना। तो 1 ब्रोमो, उसका 3 नंबर पे आ रहा है क्लोरो, तो 3 क्लोरो, उसके बाद फिर बेंजीन। सही बात है ना। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो और हम क्या कर सकते हैं, मान लिया बेंजीन है और यहाँ COOH है और यहाँ लगा हुआ है Br। क्या लगा हुआ है, Br। तो कैसे नाम लिखेंगे, इसको 1 नंबर देंगे, 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। अब जब बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्लियर। तो इस तरीके से नाम, यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये मैंने रूल्स वहां आगे पढ़ा रखा है। जब आप बात करते हो किसकी, आइसोमेरिज्म की, तो भैया देखो अगर मैं बेंजीन की बात करूं, अगर बेंजीन में कोई एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, यानी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक ग्रुप तो आप जहां मर्जी वहां जोड़ दो, सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन अगर दो जुड़े हुए हैं तो पोजीशन आइसोमेरिज्म यहां देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लिया मैंने यहां पर जोड़ा Br, तो मैं Br को यहां भी जोड़ सकता था, एक पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सर मैं Br यहां ना जोड़ करके यहां जोड़ देता, एक पॉसिबिलिटी ये है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सर मैं Br को यहां ना जोड़ करके यहां जोड़ देता। सही बात है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पोजीशन क्या है, 1 2, सही बात है ना। यहां पोजीशन क्या है, सॉरी यहां लिख दो पहले 1 3, और यहां पोजीशन क्या है 1 4। मतलब आप देखोगे पोजीशन का बस फर्क है, इसका मतलब कौन सा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको बेसिक सा थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। कोई समस्या आई हो। तो अब जब आइसोमेरिज्म इन सब की बात कर ली है तो आगे चलते हैं, अब आते हैं एरोमेटिसिटी, यानी जिसका इंतजार था हमें,
कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, उसको कैसे पहचाना जाता है, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं वो रूल्स ऑलरेडी लिख के लाया हूं, ठीक है ना। अगर मैं एरोमेटिसिटी के रूल्स की बात करूं तो मेरे पास टोटल ये 4 रूल हैं। अब ध्यान समझना, पहले आप जिस भी कंपाउंड को देखने जा रहे हो कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, वो कंपाउंड पहले चेक करना है साइक्लिक है कि नहीं है। क्या मतलब हुआ साइक्लिक का? मतलब सर अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है यानी क्लोज्ड चेन है। कैसा है? क्लोज चेन है। इसको क्या बोलते हैं हम? साइक्लिक बोलते हैं। यानी पहली बात तो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए सर क्या चेक करोगे? हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो या तो कैसी हो, sp2 हो, sp3 नहीं हो सकती। sp3 कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, और टेट्राहेड्रल प्लेनर नहीं होता, वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। तो 3D वाली चीजें प्लेन कैसे हो सकती है? प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर सारी चीजें हों, ठीक। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेशन मैंने क्या बताया था? सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या फिर लोन पेयर सिंगल डबल लोन पेयर सिंगल डबल, ऐसा कुछ मिले आपको। और ये सिर्फ कुछ जगह पर नहीं, पूरी रिंग के अंदर, पूरी साइकिल के अंदर मिलना चाहिए। इसी वजह से बोला कंप्लीट कॉन्जुगेशन, पूरी रिंग में मिलना चाहिए। हाँ अभी आ रहा है एग्जांपल बताऊंगा। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये 3 कंडीशन सेम यहां भी हैं एग्जैक्टली, तो मुझे वहां बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब चौथी कंडीशन दिखाई जो होगी वो डिसाइड करेगी कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। अगर चौथी कंडीशन में आप पाई इलेक्ट्रॉन गिनने लगे, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? जहां डबल बॉन्ड होगा, जहां क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, वहां पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे ना। तो भैया एक एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए भाई एक तो सिग्मा होगा, एक पाई होगा। एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया अगर मान ले कहीं 2 पाई बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। कहीं 3 पाई बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यानी मैं चुपचाप क्या करूंगा? पाई बॉन्ड को काउंट कर लूंगा। अगर मेरे पास पाई बॉन्ड 2 आए, 6 आए, 10 आए, 14 आए, 18 आए, तो कितना क्या हो जाएगा टोटल मेरे पास? ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो हकल रूल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हकल रूल। यानी प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं? हकल रूल बोलते हैं। अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 अलग अलग रखते जाओगे तो अलग अलग आंसर आएगा। अरे भाई n की जगह क्या रखा? 0, तो आंसर क्या आएगा? 4 इंटू में 0, 0 हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रखोगे 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 10। मैं बड़े आसान शब्दों में अभी बता रहा हूं कैसे आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 आए, 6 आए, 10 आए, 14 आए, 18 आए, तो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 आए, 8 आए, 12 आए, 16 आए, 20 आए, 24 आए, तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने काउंट किया है वो 4 की टेबल में आ जाता है तो एंटी एरोमेटिक है, और 4 की टेबल में नहीं आता तो एरोमेटिक है। हाँ देखो, 2 4 की टेबल में आएंगे नहीं, छोटा है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा तो एरोमेटिक होगा। 6 नहीं आएगा, एरोमेटिक होगा। 10 नहीं आएगा, एरोमेटिक होगा। लेकिन देखो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी अगर 4 की टेबल से नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो गए तो एंटी एरोमेटिक, अदरवाइज क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अब रही बात, एक और होता है बच्चे नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। पहली 3 कंडीशन है ना, तो सुना ध्यान से, नॉन एरोमेटिक। तो जब नॉन एरोमेटिक की बात करोगे तो फेलियर ऑफ एनी वन ऑफ द फर्स्ट 3 कंडीशन, फर्स्ट 3 कंडीशन, मतलब पहली 3 कंडीशन में से कोई एक फेल हो जाए तब उसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। मान लिया कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है, कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा। मान लिया कंपाउंड क्या है? कॉन्जुगेटेड नहीं है, नॉन एरोमेटिक होगा। मान लिया कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक, क्लियर है बात। अगर कोई 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर फेल हो गई पहली वाली तीनों में से, तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद और सुनो, स्टेबिलिटी की बात करता हूं। किसकी? स्टेबिलिटी की। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक। कौन होता है? एरोमेटिक।
और एरोमेटिक से कम स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। सही बात? कोई समस्या? अब इतनी बात अगर समझ गए तो अब चेक करते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू कि किस तरीके से हम एरोमेटिसिटी को चेक करते हैं, कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, कैसे डिसाइड करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास बेंजीन ही दिख रही है, तो हमें एक एक कंडीशन को लिखना है यहां पर। नंबर 1, पहली कंडीशन क्या कहती है? कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक। सर बेंजीन तो साइक्लिक होता ही है, सही बात है ना। दूसरी कंडीशन कहती है कि सर प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए मैंने बोला था सारे कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। अगर मैं बात करूं ये वाला कार्बन कैसा होगा? sp2 होगा। ये कार्बन कैसा होगा? sp2, डबल बॉन्ड है इसलिए sp2 है। ये भी कैसा होगा? sp2। 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 सारे कार्बन sp2 हैं। सारे कार्बन कैसे हैं? sp। तो हमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई मिल रही है ना। इसका मतलब सेकंड कंडीशन जो थी ये क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो गया। प्लेनर, ठीक, सही बात है। चल, थर्ड कंडीशन है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखो अगर मैं यहां से शुरू करूं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पूरी रिंग में है कॉन्जुगेशन। सही बात है ना। पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, तो मैं क्या लिखूंगा? थर्ड कंडीशन कॉन्जुगेटेड लिख दूं। सही बात है। चल, अब फोर्थ कंडीशन है इलेक्ट्रॉन काउंट करना। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। तो जहां पाई बॉन्ड होगा ना तो आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप पाई बॉन्ड काउंट कर लो। कितने पाई बॉन्ड है इसमें? एक, दो। अरे डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो एक पाई, दो पाई, तीन पाई। एक पाई में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी हमने लिखा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये 4 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा? हेंस एरोमेटिक होगा। अब समझे कि एरोमेटिक एरोमेटिक जो हम इतना देर से कर रहे थे वो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं और क्या चीज है, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से पता चला कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं। अब चलो आगे देखते हैं अगला वाला। इस वाले को चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम क्या देखेंगे? साइक्लिक, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन क्या है? प्लेनर। अब मेरी बात समझो, ये तो आपको पता है कैसा होगा? sp2। कैसा होगा? sp2। ये कैसा होगा? sp2। ये कैसा होगा? sp। और ये वाली की बात करें sp2 होगा। अब मेरी बात सुना ध्यान से, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो कैसा होता है? sp2 होता है। हाँ, पॉजिटिव वाला भी sp2। पॉजिटिव वाला तो sp2 होता है, आपने पढ़ा है पीछे, मैंने बता रखा है। नेगेटिव चार्ज में अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इस्तेमाल होगा तो कैसा होगा? sp2 होगा। तो ये कैसा होता है? sp2। अच्छा, मुझे कैसे बदला सर ये रेजोनेंस में इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? भाई साहब कॉन्जुगेशन देख लो, अभी मिल जाएगा आपको। देखो लोन पेयर, अगर मैं कॉन्जुगेशन लिखता हूं ध्यान से देखना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। मतलब लोन पेयर खुद रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। होगा क्या? ये लोन पेयर से डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड से लोन पेयर में जाएगा, रेजोनेंस होगा ना, इसका मतलब वो sp2 है। तो अगर sp2 है तो क्या होगा? प्लेनर। थर्ड कंडीशन कॉन्जुगेशन, अभी मैंने चेक ही कर दिया था, तो कॉन्जुगेटेड है ना, कॉन्जुगेटेड। एंड द फोर्थ कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां दो पाई। अब ये भी मैंने बोला एक कॉन्जुगेटेड है, तो ये भी गिना जाएगा क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड तो बनाएगा ना। जब रेजोनेंस होगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी गिना जाएगा। तो कितने होगा टोटल? दो, दो चार, और ऊपर कितने? दो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो ना। तो दो, दो चार, और ये दो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कैसा होगा बच्चे? ये एरो। ठीक, चल यहां जाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन साइक्लिक, साइक्लिक तो है ही है सब।
सही बात है। सेकंड कंडीशन की बात आती है प्लेनर की। चलो, ये कैसा है sp2, 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 और कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो sp2 तो होता ही है वो, ठीक है ना। तो मतलब प्लेनर भी है, कैसा है, प्लेनर भी है, ठीक है ना। तो मैं इसको बस लिख रहा हूं sp2, क्योंकि बाकी तो आपको डबल बॉन्ड पता है कि मुझे sp2 पता चल जाता है। अब रही बात थर्ड की बात कॉन्जुगेशन, तो देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, यानी ये कैसा है, कॉन्जुगेटेड है ना। फोर्थ कंडीशन, कितने इलेक्ट्रॉन है पाई के, 2 2 4 2 6, प्लस वाले पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अरे प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे गिनोगे उसको। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सब में 6 ही आ रहे हैं। एरोमेटिक, कोई नहीं, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं जहां थोड़ा कम आएंगे। एरोमेटिक, क्लियर है बात, बात समझे कि नहीं, कोई समस्या। अच्छा बताओ क्या है, बेंजीन है, ये बेंजीन है, नहीं है नालायक, कार्बन देखो इसमें ज्यादा है। जब हमने पढ़ा था ना बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड, तो ये कौन सा है, नॉन बेंजीनोइड। ठीक, इधर आ जाओ, ये बेंजीन है ना, बेंजीन वाली शक्ल है ना, तो बेंजीनोइड कहलाएगा। अब सुनो ध्यान से, पहला कंडीशन क्या होगा, साइक्लिक, दूसरी कंडीशन क्या होगी, प्लेनर, तीसरी कंडीशन क्या होंगी, कॉन्जुगेटेड। चेक करते हैं है कि नहीं है तीनों। साइक्लिक तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं किसकी, प्लेनर की, तो सर ये sp2 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 ये सब sp2 है, सही बात है ना। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये प्लेनर है। कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, डबल सिंगल, और उसका फिर देखो इधर, अगर आप देखोगे इधर देखो, डबल, देखो डबल यहां से, डबल सिंगल, उसके जगह फिर से क्या, डबल सिंगल डबल, सही बात है ना। और अगर यहां जाओगे तो फिर क्या आ जाएगा, सिंगल, यानी पूरा क्या है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है इसमें, क्या है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, क्लियर। तो कॉन्जुगेटेड हुई है। एंड देन फोर्थ कंडीशन क्या कहती है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 5 का मतलब क्या हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक। तो मतलब अभी तक जो सारे क्या आ गए, एरोमेटिक आ गए। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, और जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लिया, ये एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे। चलो इनमें चेक करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन साइक्लिक होगा, सही बात है। दूसरी कंडीशन प्लेनर होगा, तीसरी कंडीशन कॉन्जुगेटेड। देखो मैंने जितने भी बनाए हैं ये सब साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है, तो मैं इसको कर ले रहा हूं कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। अब मेरी बात सुना ध्यान से,
आपको कहीं डाउट होगा तो मैं समझाऊंगा कि कैसे हैं ये, ठीक है ना। अब रही बात इस वाले के अंदर, तो प्लस पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेटेड है। प्लेनर की बात करोगे तो ये sp2 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 sp2, सही बात है ना। और साइक्लिक तो सबको पता ही है। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 और 2 4, यानी फोर्थ कंडीशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। यहां आते हैं कॉन्जुगेशन देखते हैं, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव, सही बात है ना। कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक तो वही है, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन, अच्छा प्लेनर की बात करोगे तो ये पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, नेगेटिव वाला रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये भी sp2 ये भी sp2। अब अगर मैं काउंट करूं इलेक्ट्रॉन इसके, तो एक यहां है और एक यहां, भाई नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 2 जगह पे हैं, यानी 4 हो जाएंगे टोटल। तो कितने आएंगे, फिर से 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। चलो यहां आते हैं, यहां देखो डबल सिंगल। अब आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी ही, कॉन्जुगेशन भी है, तो फोर्थ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। चलो इसमें चलते हैं। अब देखो ध्यान से, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 2 4 और 2 यहाँ के होंगे। अच्छा देखो यहाँ टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 4, लेकिन आपको लग रहा होगा चारों होंगे, काउंट करेंगे, नहीं, ध्यान समझना। यहाँ से एक ही लोन पेयर तो रेजोनेंस में आएगा ना, दोनों एक साथ थोड़ी आते हैं, दोनों में से कोई एक ही रेजोनेंस में आएगा। और मैं बोल रहा हूं जो रेजोनेंस में आता है वही काउंट करना है। तो रेजोनेंस में कितने इन्वॉल्व होंगे, केवल एक लोन पेयर। कितने लोन पेयर, केवल एक लोन पेयर, एक तो रह जाएगा उसी के पास ना, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक। तो अब कितने हैं, 1 2 और 2 6, मतलब एक यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और 2 ऊपर कितने 6, यानी फोर्थ कंडीशन में कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ गए, चेक कर लोगे। अब नॉन एरोमेटिक का अगर मैं देखूं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, देखो ये देखो, जैसे ये ले लिया, अब इस कंडीशन में देखो साइक्लिक है ये। अगर मैं प्लेनर देखने जाऊंगा तो ये वाला कार्बन sp3 है, sp3, अरे सारे सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, sp3 का मतलब नॉन प्लेनर यानी टेट्राहेड्रल। दूसरी कंडीशन हो गई फेल, मतलब कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, नॉन। तो बस अगर आपको स्टार्टिंग में से कोई 3 में से 2 एक फेल हो जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हमारे पास तरीका जो है वो है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, और ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक दैट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। क्या पढ़ा था, अगर मेरे पास 3 मॉलिक्यूल हों, किसके, CH ट्रिपल बॉन्ड CH के, और हम यूज कर लें रेड हॉट ट्यूब 873 केल्विन टेम्परेचर पर, तो सीधा क्या बन जाता था, बेंजीन। सीधा क्या बन जाता था, बेंजीन बन जाता था। ये रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, सही बात है। इसके बाद सुनो ध्यान से, ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन था इथाइन का, इसी में ये ए वाला पार्ट ले लिया, मैं बी लिख रहा हूं, फ्रॉम एल्केन। अगर मेरे पास एल्केन होता, क्या होता है मेरे पास, एल्केन। एल्केन में जैसे मान लिया मेरे पास C6H14 होता, याद करो आपने कंडीशन पढ़ी थी, क्या क्या, कि आपके पास Cr2O3 हो, या फिर आपके पास V2O5 हो, या आपके पास MO2O3 हो, 773 केल्विन टेम्परेचर हो, 10 से 20 ATM का प्रेशर हो। तो इन सब कंडीशन के अंदर जो आपका नॉर्मल वो था, क्या नाम है, हेक्सेन था, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन।
तो एल्केन वाले टॉपिक में भी एक टॉपिक था पॉलीमराइजेशन, वहां आपने पढ़ा था, सही बात है। तो बेंजीन बन जाएगा। तो ये पहला मेथड हुआ। दूसरी बात है फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड या एरोमेटिक एसिड। तो अगर हम बात करें, मेरे पास एरोमेटिक एसिड डी कार्बोक्सिलेशन, ये भी रिएक्शन पहले पढ़ी हुई है। देखो ये मेरे पास बेंजीन है, और अगर मैं यहां ले लूं COONA, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है ना। एरो के ऊपर आपको याद हो तो हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में थोड़ी सी हीट लेते थे, इसे बोलते थे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते थे? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर होता क्या था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चीज है वो खत्म हो जाता था, Na2CO3 के फॉर्म में बच जाएगा क्या? बेंजीन ना। तो बेंजीन अलग से बन गया, और ये किसमें कन्वर्ट होता है? Na2CO3 के अंदर। तो ये हो गया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। फिर हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये आपने नहीं पढ़ा है अभी। अगर हम बात करें बच्चे रिडक्शन ऑफ फिनॉल की, तो फिनॉल क्या होता है? सर अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो फिनॉल होगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं? जिंक के साथ, तो क्या बना देगा ये? सर पहले तो बेंजीन बना देगा, क्योंकि ये तो बना ही रहे हम, और प्लस क्या बनाता है? ZNO। क्या बनाता है? ZNO। इसे बोलते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो ये सारी प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन बेंजीन की हो गई खत्म, ठीक है ना। प्रिपरेशन के बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो हमारे पास आता भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भाई बेसिक सी बात है, नॉन पोलर होते हैं और यूजुअली कलरलेस होंगे, लिक्विड के फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन इनकी स्मेल बढ़िया होगी। एरोमा मींस स्मेल, ठीक है ना। करा इमिसिबल विद वाटर, यानी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक जो है बेंजीन, एंथ्रासीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में आराम से ये क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर क्या था? बर्न विद सूटी फ्लेम, यानी जब इसको आप बर्न करोगे, जब इनका कंबशन करोगे, तो फ्लेम कैसी आती है? सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है? धुआं टाइप की निकलती है, यानी कंप्लीट कंबशन इनका नहीं होता। सूटी फ्लेम समझते हो ना, धुएं टाइप की फ्लेम निकलती है इनकी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आ जाती है इसकी केमिकल रिएक्शन, और यही केमिकल रिएक्शन ही मेन है जो इसमें पढ़ना है, क्योंकि प्रिपरेशन में तो कुछ खास है नहीं। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेरी बात, अगर पिछला चैप्टर अगर आपने ध्यान रखा होगा, पिछला चैप्टर थोड़ा सा भी बढ़िया से पढ़ा होगा, तो आपको समझ आएगा। आप खुद सोचो, मेरे पास ये बेंजीन है, क्या ये? बेंजीन। बेंजीन पे क्या है? पाई बॉन्ड्स हैं, यानी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। मेरे पास दो तरीके के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल को चाहिए होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए होता है नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन। सही बात है ना। आप खुद बताओ, बेंजीन के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, कौन आना चाहेगा बेंजीन के पास में? इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। तो ज्यादा पसंद कौन होगा इसको? किसको पसंद होगा बेंजीन ज्यादा? इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन बहुत पसंद होगा। वो चाहेगा भैया बेंजीन का बहुत इलेक्ट्रॉन है, चलता हूं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा अपनी तरफ, समझ रहे हो ना। तो इसलिए यहां पर जितनी रिएक्शन होती है, ज्यादातर रिएक्शन कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मान लिया इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और अगर डबल बॉन्ड तोड़ेगी तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? खत्म। खुद समझो ना, अगर एक डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया, कितने बने? दो बचे है ना, और दो बचे, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एरोमेटिक रहेगा ही नहीं। और ऊपर से अगर आप तोड़ोगे तो इसकी हाइब्रिडेशन कैसी हो जाएगी? sp3 हो जाएगी, ये तो नॉन एरोमेटिक बन गया। तो एरोमेटिक में स्टेबल था, तो अनस्टेबल क्यों होगा? तो इसलिए ये क्या करता है? अपनी एरोमेटिसिटी खत्म नहीं करेगा, कहेगा भैया मेरे पास एक हाइड्रोजन है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो एक काम करो इलेक्ट्रोफाइल, इस हाइड्रोजन को यहां से हटाओ और आके इसकी जगह पे तुम जुड़ जाओ। लो, समझ गया ना। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा भैया उसको हटाओ और आके तुम यहां जुड़ जाओ, समझ बात ना। इसलिए यहां क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। एक को हटा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मुझे बताओ, मैं इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सारी पोजीशन क्या है? सेम। लेकिन
अगर बेंजीन पर पहले से कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे मान लिया है ए जुड़ा हुआ है, अब फर्क पड़ेगा कहां जोड़ूं, तो पहले तो हम बेंजीन पे ही जोड़ेंगे, फिर बाद में हम लास्ट में बात करेंगे कि अगर कुछ पहले से अटैच्ड है तो सारी रिएक्शंस में क्या चेंजेस आएंगे, सारी रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगे। क्लियर है बात? तो आपको इतना समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके हाइड्रोजन को बाहर करेगा और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाएगा, इसलिए नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो पहली रिएक्शन में पढ़नी है वो है नाइट्रेशन। क्या पढ़नी है? नाइट्रेशन। बहुत सिंपल और आसान सी रिएक्शन होती है इसकी, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, किस कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। देखो ये मेरे पास है बेंजीन, क्या है? अगर मैंने एरो के ऊपर लिखा कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 और इसके साथ में थोड़ी सी हीट, अगर मैंने ये चीज लिखी है तो आप समझना यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2 प्लस। क्या होता है? NO2 प्लस। कैसे बनता है इलेक्ट्रोफाइल बताऊंगा आगे, लेकिन कौन इलेक्ट्रोफाइल है अभी मेरी बात मान लो, NO2 प्लस। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये जाके जुड़ेगा बेंजीन से, और जब बेंजीन से जाके जुड़ेगा तो कहीं भी जाके जुड़े कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो बताओ कहां जोड़ दूं तुमको, जहां अच्छा लगे, ऊपर जोड़ू, साइड में जोड़ू, कहां जोड़ू? ऊपर जोड़ दूं, तो यहां NO2 जोड़ दिया। इसको बोलते हैं बच्चे नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं। बात समझे? हो गया, बस इसकी रिएक्शन हो गई खत्म। अब आगे चलता हूं। ठीक, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब क्या जोड़ना है मुझे? हेलोजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है मुझे? हेलोजन जोड़ना है। चलो फिर से बनाते हैं बेंजीन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब इसकी रिएक्शन होगी तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है क्या X2 नाम की कोई चीज है, H2O, Cl2O, Br2O, समझ गया ना? और साथ में AlCl3 हो, क्या हो? AlCl3 हो, या फिर सर X2 के साथ में क्या हो? FeX3 हो, क्या हो? FeX3। इनमें से आप जो कुछ भी दिखेगा तो आपको क्या करना है? हेलोजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हेलोजन। तो आपको ये पता होना चाहिए सर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो सर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो X प्लस होता है। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोफाइल में प्लस चार्ज, X प्लस। क्या होता है? तो ये जाके जुड़ेगा ना इससे, बेंजीन से। तो जब बेंजीन से ये जाके जुड़ेगा तो क्या होगा? देखो कहीं भी जोड़ सकते हैं सर, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। तो सर ऊपर जोड़ देते हैं, इस पे जाके जुड़ जाएगा X। हो गई रिएक्शन। ठीक, चलते हैं अगले वाले पे। अगला है सल्फोनेशन। कौन सा नेशन? सल्फोनेशन। तो भैया सल्फोनेशन में आप अगर ध्यान दोगे तो एरो पर लिखी हुई चीज ही डिसाइड कर रही है क्या जाके जुड़ेगा। तो एरो पे लिखी हुई चीज को याद रखना है। तो अब मैंने अगर एरो पे लिख दिया, क्या लिख दिया? फ्यूमिंग H2SO4, ऐसे लिख दिया। क्या लिख दिया? फ्यूमिंग H2SO4। या फिर मैंने लिख दिया H2SO4 और ब्रैकेट में लिख दिया SO3। या फिर मैंने लिख दिया H2S2O7। क्या लिख दिया? H2S2O7। या फिर मैंने लिख दिया ओलियम। क्या लिख दिया? ओलियम। सब सेम है, ठीक है ना? अब मेरी बात आती है सर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा इसका? तो इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चे SO3। क्या होता है इसका इलेक्ट्रोफाइल? SO3। तो अब बेंजीन के साथ कौन जाके जुड़ेगा? SO3। तो मेरी बात ध्यान समझना, जब यहां से SO3 जुड़ेगा तो होता क्या है, ये न्यूट्रल था ना, न्यूट्रल है ना ये, इससे पहले वाले क्या थे? पॉजिटिव थे। तो जब बेंजीन से जुड़ते थे तो न्यूट्रल हो जाते थे, तो जब न्यूट्रल है बेंजीन से जुड़ेगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। तो इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके साथ एक और कौन चीज आ जाएगी? हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। एक्चुअली में जब आप सल्फोनेशन करते हो तो क्या जुड़ता है? जाके SO3H जुड़ता है।
इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SO3 है। लेकिन जब SO3 जुड़ा तो कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या बच गया? SO3H बन गया। ठीक। सल्फोनेशन के बाद हमारे पास अगला आता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब देखो ये रिएक्शन क्लास 12 में बहुत कॉमनली आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखना। तो सबसे पहला काम तो क्या है? बेंजीन बनाना। सही बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की पहचान क्या है? आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा एनहाइड्रस AlCl3। क्या मिलेगा? एनहाइड्रस AlCl3। साथ में आपको मिलेगा CH3Cl। अच्छा, CH3Cl की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? RCl। क्या लिख सकता हूं? RCl। यहां अल्काइल ग्रुप R है। R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। ठीक है ना? अब यहां इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कौन होता है? R प्लस। कौन होता है? R प्लस। तो क्या होगा सर? इस बेंजीन के साथ जाके कौन जुड़ेगा? R जाके जुड़ जाएगा। कौन जुड़ेगा? R। तो कहीं भी लगा सकता हूं, तो मैंने यहां ऊपर लगा दिया R। तो रिएक्शन का नाम क्या? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। लेकिन बात सुनना मेरी ध्यान से, यहां पे रिएक्शन में मैं कुछ चीजें बदल बदल के अलग अलग रिएक्शन बना सकता हूं। जैसे अगर मैंने R की जगह क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? CH3 होगा। तो यहां R की जगह क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। अगर मैंने R की जगह C2H5 लगा दिया तो कौन जाके जुड़ेगा? C2H5। अरे R कुछ भी हो सकता है ना भाई साहब। R क्या है? अल्काइल है। अल्काइल हो, CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो, कुछ भी हो सकता है। R का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 1 होता है। अब रख दो n की वैल्यू जो मर्जी हो, बना दो। समझे ना? तो R क्या है? अल्काइल ग्रुप है और कुछ भी जाके यहां से जुड़ सकता है। ठीक। अब सुनना आगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जब आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करते हो तब यहां कुछ बातें समझना। ये मेरे पास बेंजीन थी एज इट इज, कोई समझने वाली बात इसमें नहीं। एसाइलेशन का मतलब होता है मेरे पास ऐसा ग्रुप चाहिए, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। अब ये CH3 बदलते रहो, कोई समस्या नहीं है। ये कौन है? असाइल ग्रुप। कौन ग्रुप है? यानी ये वाला ले जाके जोड़ना है मुझे। क्या करना है? ये वाला ले जाके मुझे जोड़ना है। अब ध्यान समझना, मैंने एरो बनाई और एरो के ऊपर लिखा CH3COCl और यहां लिखा एनहाइड्रस। फ्रीडल क्राफ्ट नाम आ जाए तो आपको पता है एनहाइड्रस AlCl3 तो रहेगा ही रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3। अब बेंजीन है, बेंजीन पे क्या वजह को जोड़ना है? असाइल ग्रुप जोड़ना है ना। असाइल ग्रुप जोड़ूंगा तो यहां क्या जोड़ूंगा? यहां COCH3 जोड़ूंगा ना। तो COCH3 क्या जोड़ दिया? COCH3। क्या नाम है इसका? प्रोपियोफिनोन है इसका नाम, प्रोपियोफिनोन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये इस स्ट्रक्चर को समझना। इसको ये कैसा है? CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, Cl। मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? इतना ना, यही होगा ना। यही ग्रुप ले जाके यहां जोड़ा है। अब मैंने ऐसे बनाया, अब मान लिया कोई आया उसने क्या कर दिया? C डबल बॉन्ड OCH3 ऐसे बना दिया। घबराने वाली बात नहीं, बात सेम ही है, स्ट्रक्चर ही तो बनाया है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें असाइलेशन में और भी रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे मुझे बस वो वाला ग्रुप चाहिए, वो वाला ग्रुप जहां से मिलेगा वहां से कर सकता हूं मैं। जैसे समझना, यही सेम रिएक्शन है लेकिन अब की बार मैंने ये ना लेके मैंने क्या ले लिया? CH3 CH3 CO का होल 2 और O। ये क्या है? एनहाइड्राइड। क्या है ये? एनहाइड्राइड। क्या है? एनहाइड्राइड। देखो जब तक पिछले चैप्टर्स याद नहीं रखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है पीछे के चैप्टर याद रखना। अब एनहाइड्राइड कैसे दिखता है? CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे दिखता है एनहाइड्राइड।
यहां Cl था, तो आपको पता है ये वाला ग्रुप ले जाके जोड़ दिए थे। अब यहां देखो ये वाला ग्रुप कहां है, इधर, और उस साइड भी, इस साइड भी कहीं से ले लो, तो दिखे ना ये वाला ग्रुप, तो ये जाके जुड़ जाएगा, ये भी क्या होगा, क्राफ्ट एसाइलेशन। अब जरूरी नहीं कि CH3 हो, CH3 की जगह C2H5 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, समझ बात ना। तो एसाइलेशन, एसाइलेशन के बाद बात करते हैं अदर रिएक्शन की। किसकी, अदर रिएक्शन, मतलब ये जो मेन रिएक्शन थी इनके बाद और कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। तो हमारे पास एक केस है जहां पर हम क्या ले लें, बेंजीन के साथ में, ये मेरे पास बेंजीन है, क्या है मेरे पास, बेंजीन, इसके साथ में मैंने ले लिया Cl2, क्या ले लिया, बस याद रखना कंडीशन इसकी, क्या याद रखना है, कंडीशन। कंडीशन में क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 होगा, कौन सा AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, और क्या होगा, डार्क, क्या होगा, डार्क, क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है ना। और डार्कनेस के साथ आप टेम्परेचर क्या रखोगे, ठंडा रखोगे, थोड़ा कोल्ड। अब इस कंडीशन में देखो ध्यान से क्या होगा, ये बेंजीन है ना, अब अंधेरे में बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, कांड, यहां पे भी Cl, 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 और यहां पे भी Cl। मतलब सब जगह पे क्या लग गया, Cl। सही बात है। तो ये वाला रिएक्शन याद रखना है, अदर रिएक्शन के अंदर अगर एनहाइड्रस के साथ डार्क लिया तो सारे पोजीशन पर Cl लग जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, इसका मैकेनिज्म समझना है। सब रिएक्शन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर रहा है, तो हमें समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करता है और रिएक्शन कैसे होती है। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, किसकी बात करें, मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म किसका, ऑफ ESR, ऑफ ESR। ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही बात है। सबसे पहला स्टेप जो होता है बच्चे, वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल बनाना है पहले तो ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम कॉमनली कैसे लिखते हैं, E+ से। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा इसको समझते हैं। सर आपने इतनी सारी रिएक्शन कराई है ना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो सब में अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा बनेगा। जैसे मान लिया मेरे पास प्लेट से क्या होता, Cl और Cl यानी Cl2 वाला होता, जैसे हमने किया था H2 वाला, याद है, हेलोजिनेशन। तो अगर मान लिया Cl लिया और हमारे पास क्या था, AlCl3 था, तो होता क्या है भैया, इस Cl से AlCl3 के पास क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन, और होगा क्या, ध्यान समझना, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बनेगा Cl+ और प्लस AlCl4 और इस पे माइनस। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl+। Cl+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड केस समझना, सेकेंड केस में अगर मैंने मान लिया CH3Cl ले लिया, ये क्या था, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में था ना, इसमें भी हमने यूज क्या किया था, AlCl3, तो यहां भी क्या हुआ, ये इसके पास ट्रांसफर हुआ, रिएक्शन क्या हुई, CH3+, क्योंकि CH3 रह जाएगा ना, जो रह गया वो बनाएगा CH3+, और प्लस क्या बनाएगा, AlCl4। सही बात। थर्ड केस समझना, सर ये वाला हो सकता है, ये वाला केस लिया था ना, फिर से इसमें क्या था, AlCl, क्या हुआ, ये इधर ट्रांसफर हुआ, क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आ गया, सही बात है ना, और क्या बना इधर, AlCl4 माइनस, बनाना। फोर्थ नाइट्रेशन में आ जाओ,
नाइट्रेशन के लिए आपके पास क्या था, H2SO4 था ना। अच्छा, H2SO4 को अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं ऐसे ले सकता हूं HSO4 और ऐसे इसको H। देखो ये H2SO4 ही है ना, बस थोड़ा टेढ़ा करके लिखा है, सही बात है। इसकी रिएक्शन मैंने कराया HNO3 के साथ, तो क्या HNO3 को ऐसे लिख सकता हूं, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, तो क्या बना, इसके पास दो हाइड्रोजन आ जाएंगे ना, इसके पास है तो हाइड्रोजन गए, इसके पास क्या आएंगे, दो हाइड्रोजन, तो हो जाएगा यहां से HSO4 माइनस, क्योंकि इसके पास से हाइड्रोजन गया है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आया होगा, और इसके पास पहुंचा है तो क्या होगा, ध्यान से समझना, H2O, और यहां पे क्या था, NO2। अब O पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, और इसके पास लोन पेयर एक बचेगा, सही बात है। अब यहां देखना ध्यान से क्या होता है, यहां पे ऑक्सीजन पे क्या है बच्चे, प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन चुपचाप इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और निकल जाएगा बाहर। इलेक्ट्रॉन किसके पास से गए, इसके पास से ना, क्या बाहर हुआ, H2O बाहर हो गया, इलेक्ट्रॉन गया NO2 के पास से, तो NO2 पे क्या आ जाएगा, इसीलिए NO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था। अब मैंने यहां जितने भी लिखे हैं Cl प्लस, CH3 प्लस, CH3CO प्लस और NO2 प्लस, ये सबके सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, सबके सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या इन सबको एक कॉमनली मैं E लिख सकता हूं, E प्लस लिख सकता हूं ना, सब इलेक्ट्रोफाइल हैं तो सबको कॉमनली क्या लिख सकता हूं, E प्लस, क्योंकि हर बार इतने सारे स्टेप्स नहीं करना है, अगले सारे स्टेप सबके लिए सेम होंगे, तो भैया सबको क्या लिख दें, E प्लस। अब सुना ध्यान से, सेकेंड स्टेप जो होता है बच्चे, वो होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जब भैया इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ध्यान समझना, ये है मेरे पास, ठीक ध्यान से देखना इसको। अब मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर। जब ये बेंजीन पे अटैक करेगा तो ध्यान से देखना क्या होगा, सर बेंजीन जो है ये ऐसे थी, जब इलेक्ट्रोफाइल आके इससे जुड़ेगा तो आप मुझे बताओ क्या लगता है आपको, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बिल्कुल टूटेगा, पहले तो टूटेगा ना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इसके पास आके कौन जुड़ गया है, इलेक्ट्रोफाइल ना, कौन आके जुड़ा है, इस कार्बन पर आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, लेकिन इसी पर हाइड्रोजन भी तो था, H भी था, और जब बॉन्ड टूटा है तो इलेक्ट्रॉन किधर गए होंगे, इस तरफ, जहां इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन उसी तरफ गए होंगे, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, सही बात है ना। अरे उधर इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन के साथ कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, तो इस पे क्या आया, प्लस चार्ज। क्या बेंजीन की एरोमेटिसिटी खराब हो गई, अरे हुई ना खराब, बेंजीन की एरोमेटिसिटी खराब हो, सही बात है ना, अच्छा नहीं आई, बहुत गलत हुआ इसके साथ। अब ये वाला बनेगा क्यों, ये वाला इसीलिए बनेगा क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। कैसे, आपको पता है, यहां से यहां ट्रांसफर होगा, फिर प्लस चार्ज यहां आएगा, फिर यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो रेजोनेंस होगा ना, मतलब इसे बोलते हैं एरिनियम आयन, क्या बोलते हैं, एरिनियम। और ये कैसा होता है बच्चे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसी वजह से बन जाता है क्योंकि स्टेबल होता है रेजोनेंस से। रेजोनेंस से कैसे स्टेबल होगा समझाया मैंने, समझाया कि सर ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, डबल बॉन्ड कहां जाएगा, इधर, यहां प्लस चार्ज आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, यानी प्लस चार्ज पूरी रिंग में घूमता रहेगा, एक जगह पे नहीं रहेगा, यानी दुख था तो दुख सबने बांट लिया, दुख कम हो जाएगा ना, तो इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। एंड द थर्ड एंड लास्ट स्टेप जो आता है उसमें क्या आता है, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन। भाई इलेक्ट्रोफाइल तो आके जुड़ गया है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो बढ़िया रहेगा, या ऐसे बोलो रिमूवल ऑफ H प्लस, सही बात है ना।
यहां से अगर हाइड्रोजन को बाहर कर दूं तो काम हो जाएगा। तो अब देखना ध्यान से क्या होगा। देखो, पहला सिनेरियो बनता है कि मेरे पास हर जगह पर जो क्या बना था, AlCl4 बना था माइनस में, वो आए और हाइड्रोजन से कहे भैया तुम आ जाओ मेरे पास, और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाए, एक ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाए, यहां पे, और हाइड्रोजन यहां से निकल जाए, और ये अटैक किस पे करेगा, इस हाइड्रोजन पे। तो देखना ध्यान से, डबल बॉन्ड आ जाएगा बेंजीन में ना। तो अगर मैं बेंजीन बनाऊं तो सर यहां से इसको कॉपी किया और ये इधर ले गया, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर यहां से हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचेगा, बस ई बचेगा। यहां क्या था, AlCl4 है, इसने एक ClH को दिया तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, AlCl3। तो ये जो इस्तेमाल हुआ था वापस मिल गया, मिल गया ना। तो इसे रिएक्शन में वापस से यूज कर लेंगे। ये चीज इधर लिख देते हैं ना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक और चीज, सर एक और रिएक्शन आपने जब दिखाई थी, कौन सी, HSO4 वाली थी ना। सर यहां क्या था, इलेक्ट्रोफाइल, यहां क्या है, हाइड्रोजन, है ना। अगर वो वाली रिएक्शन होगी तो क्या होगा सर, HSO4 माइनस आएगा। तो HSO4 माइनस कहां अटैक करेगा, सर इस हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड इधर भेज देगा। तो क्या बन जाएगा, एक तो ये बन ही जाएगा सेम, और वहां क्या बाहर होगा, H2SO4 बाहर हो जाएगा। तो यहां भी जो यूज किया था वो वापिस कर दिया। इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब चलते हैं आगे। अगला आता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। भैया एडिशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिशन रिएक्शन में क्या करेंगे, ऐड। अभी तक क्या कर रहे थे, एक हटा के दूसरा लगा रहे थे। एडिशन रिएक्शन अगर बेंजीन की होगी, लेट्स से मान लिया मेरे पास ये बेंजीन है, क्या है ये बेंजीन। अगर मैं इसकी एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो भैया मैंने 3H2 लिए, क्या लिए, 3H2 का मतलब क्या, 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अगर मैंने निकल की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया तो आपको पता है ये क्या करता है, अरे ये क्या करता है, हाइड्रोजनेशन ना, हर जगह पे हाइड्रोजन जोड़ देगा डबल बॉन्ड तोड़ के। आपको पता है डबल बॉन्ड तोड़ के जब ये हाइड्रोजन जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन पीछे पढ़ाई हुई थी ना। अब सुनना ध्यान से, अगर मान लिया मैंने यही बेंजीन लिया, मैंने यही क्या लिया, बेंजीन लिया, लेकिन रिएक्शन किससे कराई, 3Cl2 से कराई। किससे कराई, 3Cl2 से। और ध्यान समझना, यहां क्या था, डार्क, अंधेरा, और क्या थी, यूवी। तो क्या होता है, यहां हैलोजनेशन होता है ना, मतलब हैलोजन जाके जुड़ेगा। लेकिन आपको पता है यहां इतने आसानी से तो काम नहीं, कैसे होगा फिर, देखिए मत इधर आ जाओ। ये हर पोजीशन पे क्या दिखेगा आपको, Cl दिखेगा। यहां Cl व्हाइट वाले से बनाते हैं, यहां Cl, आपको पता ना Cl को जब मौका मिलता है तो हर तरफ क्या हो जाएंगे, Cl। क्या हुआ, यहाँ एडिशन हुआ है, क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। क्लियर है बात ना, कोई समस्या नहीं। उसका आगे चलते हैं कंबशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। देखो कंबशन रिएक्शन के लिए मैंने एक इक्वेशन लिखाई थी, उसी इक्वेशन के हिसाब से सारा काम होगा। CxHy याद है ना, CxHy प्लस प्लस y/4 O2 गिव्स XCO2 प्लस y/2 H2। ये लिखवाई थी ना, तो बस और क्या, बेंजीन का लिख दो कंबशन रिएक्शन। अगर बेंजीन की लिखोगे C6H6 प्लस, आप सोचो X की जगह 6 है और ये कितना है y/4, मतलब 6/4, और प्लस यहां कितना 6,
तो 6 चौक 24 और 24 है 30, तो 30/4 और 30/4 का मतलब 15/2, सही बात है ना। तो हो जाएगा 15/2O2 HCO2 मतलब 6CO2, Y/2, Y मतलब 6 यानी 3 मतलब 3H2O। लो बैलेंस रिएक्शन हो गई ना। तो यही होती है कंबशन रिएक्शन। यही क्या होती है? कंबशन रिएक्शन। तो अब यहां पर आपका टॉपिक हो गया खत्म, बट छोटी सी चीज मैं बतानी है जो मैंने पहले बताया था, डायरेक्टिव नेचर ऑफ ग्रुप। तो टॉपिक क्या है? डायरेक्टिव नेचर ऑफ ग्रुप्स। याद करो मैंने बताया था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्लस एम ग्रुप माइनस एम ग्रुप या प्लस आर ग्रुप माइनस आर ग्रुप। कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में। जो क्या नाम था उस चैप्टर का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक वाले में। वहां मैंने आपको कुछ बातें बताई थी प्लस एम और माइनस एम ग्रुप की। तो अब ध्यान से देखना। अगर मान लिया इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो प्लस एम, कैसा है? प्लस एम। तो आप मुझे बताओ अगर प्लस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाता है? ये ऑर्थो पैरा पे, यानी यहां पर नेगेटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल जाके कहां अटैच होगा? अरे इलेक्ट्रोफाइल जाके कहां अटैच होगा? ऑर्थो पैरा पे ना। तो जब इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा इसके ऊपर तो कहां अटैच होगा? ये ऑर्थो और पैरा पे। तो मान लिया पहले वाले केस में जाके कहां अटैच हो गया? ये यहां अटैच हो गया ऑर्थो पे। कहां अटैच हो गया? ऑर्थो पे। तो दूसरा वाला केस जहां पे जाके अटैच होगा ये कौन सा होगा? तो ये दो कंपाउंड बनेंगे आपके। यानी जब आपने देखा कि बेंजीन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा था तो आपकी रिएक्शन बिल्कुल आसान सी थी, ले जाके बेंजीन पे कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो। लेकिन जब पहले से कुछ जुड़ा होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि वो प्लस एम ग्रुप है या कौन सा ग्रुप है। अगर वो प्लस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा? ऑर्थो या पैरा पे? यहां ऑर्थो पे भेज दिया, यहां पैरा पे भेज दिया। यहां पे क्या है? ऑर्थो पे आए हैं और यहां कहां आया है? लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये जो ग्रुप है ये प्लस एम ना होके कैसा होता? माइनस एम ग्रुप होता। तो आपको पता है अगर ये माइनस एम होगा तो यहां यहां और यहां तो प्लस कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूस लेगा, खींच लेगा कहां से? ऑर्थो पैरा से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां होगी? मेटा पे होगी। तो अगर मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ग्रुप कहां जाके अटैच होगा? मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके अटैच होगा? मेटा पे। तो भैया जब इलेक्ट्रोफाइल इससे अटैच होगा तो कहां अटैच होगा? सिर्फ मेटा पे। और मेटा मेरे पास क्या है? यही है ना। अरे दोनों मेटा सेम ही है, कुछ अलग तो है नहीं यहाँ। तो यहाँ बस एक ही प्रोडक्ट बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके जुड़ेगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग की बात आए पहले से बेंजीन पे कुछ जुड़ा हुआ है तो ये जरूर चेक करना है कि ऑर्थो पे जाना चाहिए, मेटा पे जाना चाहिए। और प्लस एम कौन होता है, माइनस एम कौन होता है, ये मैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। ठीक। जिनके पास लोन पेयर होता है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो सब प्लस एम होते हैं। जिनके पास डबल बॉन्ड होगा यानी जो कार्बन है ना, यानी जो चीज बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है उस एटम के पास अगर डबल बॉन्ड है तो वो कैसा होता है? माइनस एम ग्रुप होता है। जैसे CHO COOH ये सब कैसे होते हैं? मेटा होते हैं। NO2 कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी, NH2 की बात करोगे, OH की बात करोगे तो ये सब कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक। तो अब आपका जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर था ये पूरा हो गया है फिनिश। ठीक है ना। तो अब जो है अगली क्लास से हम क्वेश्चंस वगैरह करना शुरू करेंगे सारे चैप्टर्स के एक एक करके। और आज के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।